नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर पठार होते क्या हैं। तो पहले मैं आपको पर्वत, पठार और पहाड़ इनमें अंतर क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पर्वत होते हैं ये पृथ्वी की सतह की वो प्राकृतिक ऊंचाई है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा होता है, पर जो शिखर होता है इसके आधार के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है। याद रखिएगा, इसका जो आधार है वो काफ़ी चौड़ा होगा पर शिखर काफ़ी पतला होगा और इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना होगी। तो आप पर्वत देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं ना, एक चोटी जैसी संरचना होती है, आधार काफ़ी चौड़ा होता है और शिखर काफ़ी पतला होता है आधार के मुकाबले में, और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं पर्वत। पर जो पठार होते हैं वो मैदानों की तुलना में ऊंचे होते हैं पर उनके शीर्ष पर कोई चोटी जैसी संरचना नहीं होती। जैसा कि आप पर्वत में देख रहे हैं, इसमें चोटी जैसी संरचना है, पर जो पठार होते हैं ये ऊपर से बिल्कुल समतल होते हैं। जैसे मेज होती है ना, तो मेज की तरह ये बिल्कुल समतल होते हैं, इस पर कोई चोटी जैसी संरचना नहीं होती। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो जो पर्वत है, अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा जो ये चोटी जैसी संरचना है इसको काट दिया जाए तो ये पठार बन जाएगा। समझ गए? अगर पर्वत के ऊपर वाले हिस्से को काट दिया जाए, यानी कि जो इसकी चोटी है, ये चोटी जैसी संरचना है, इसको काट दिया जाए तो ये पठार बन जाएगा। और पहाड़ क्या होते हैं? तो पहाड़ पर्वत का छोटा भाई होता है, यानी कि पर्वत का ही लघु रूप पहाड़ कहलाता है। मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे आगे देख रहे हैं ये क्या है? ये पर्वत है। कैसे पता चला? इसका आधार चौड़ा है और ऊपर चोटी जैसी संरचना है, तो ये पर्वत है। उसके आगे आप ये देख रहे हैं, ये पठार है। पठार क्यों है? क्योंकि ये है तो ऊंचाई पर जो इसका ऊपर वाला भाग है ये समतल है, इस पर कोई चोटी जैसी संरचना नहीं है, तो ये पठार है। उसके आगे ये क्या है? तो ये पहाड़ है। तो ये पहाड़ क्यों है? क्योंकि पहली बात तो इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना है, तो या तो ये पर्वत होगा या पहाड़ होगा, पठार तो हो नहीं सकता। तो पर्वत जो है इससे काफ़ी बड़ा है। देख रहे हैं ना आप, पर्वत काफ़ी बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, पर जो पहाड़ होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, तो ये पहाड़ है। इसके आगे फिर ये पठार है। पठार के आगे आप जाएंगे तो ये मैदान है। मैदान काफ़ी नीचे होते हैं। जो पठार है मैदान की तुलना में ऊंचे होते हैं। मैदान भी समतल होते हैं पर ऊंचाई नहीं होती इसमें। और मैदान के नीचे आप देख रहे हैं तो ये समुद्र तल है। तो आशा करता हूँ आपको इस डायग्राम की सहायता से पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान समझ आ गए होंगे। तो अब हम पठारों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पठारों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार कौन से होते हैं? वो पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो तिब्बत का पठार है वो भी इसी श्रेणी में आता है, यानी कि तिब्बत का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अंतर पर्वतीय पठार कौन से होते हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार वो पठार हैं जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये बीच में है अंतर पर्वतीय पठार और इस तरफ भी पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ भी पर्वत श्रेणी है और बीच में क्या है? तो ये अंतर पर्वतीय पठार है। ये डायग्राम की सहायता से आपको समझ आ गया होगा। तो अंतर पर्वतीय पठार के बाद है गिरिपद पठार। तो गिरिपद पठार कौन से होते हैं? तो पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। तो ये एक तरफ से ऊंचे पर्वतों से तथा दूसरी ओर से सागर या मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। गिरिपद में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। गिरि यानी कि पर्वत और पद यानी कि पैर। तो जो पर्वतों के पैरों पर है, ये आप देख रहे हैं, ये पर्वत है। तो पर्वत के बिल्कुल आधार पर नीचे पैरों की ओर जो पठार है उसे हम कहेंगे गिरिपद पठार। तो गिरिपद पठार कैसा होगा? जिसके आगे पर्वत होगा, पर्वत के नीचे ही ये पठार होगा, गिरिपद पठार। और इसके दूसरी तरफ या तो समुद्र होगा या कोई मैदान होगा, क्योंकि अगर दूसरी तरफ भी कोई पर्वत हो गया फिर ये कौन सा पठार बन जाएगा? फिर ये अंतर पर्वतीय पठार बन जाएगा। पर यहाँ पर एक तरफ समुद्र होगा या मैदान होगा और दूसरी तरफ पर्वत होगा, तो उसे कहा जाएगा गिरिपद पठार। याद रखिएगा। तो गिरिपद पठार के बाद है
गुंबदाकार पठार। तो इस प्रकार के पठारों का निर्माण भूपटल में वलन की प्रक्रिया के द्वारा बने गुंबदनुमा आकार के कारण होता है। तो इसके गुंबदनुमा आकार के कारण इसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। और भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड में है ना, भारत के छोटा नागपुर का पठार, वो इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है। तो छोटा नागपुर पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है, याद रखें। तो उसके बाद है महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार कौन से होते हैं? इन पठारों को शील्ड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महाद्वीपीय पठारों को शील्ड भी कहा जाता है। और सामान्यतः ये पठार पर्वतीय भागों से दूर और सागर के तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। तो महाद्वीपीय पठार वो पठार होते हैं जिनके दोनों तरफ कोई पर्वत या पहाड़ नहीं होते, बल्कि समुद्र या मैदान होते हैं। तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, देखिए। तो जो अंतर पर्वतीय पठार होंगे उनके चारों तरफ पर्वत होंगे, तो वो अंतर पर्वतीय कहलाएंगे। अगर एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ समुद्र या कोई जमीन है, यानी कि समतल मैदान है, तो वो कौन सा कहलाएगा? गिरिपथ पठार। और तीसरा कौन सा है? महाद्वीपीय पठार। इसके दोनों ही तरफ समुद्र या मैदान होंगे, यानी कि कोई भी तरफ पर्वत या पहाड़ नहीं होगा, वो कहलाएगा महाद्वीपीय पठार। और गुंबदाकार पठार हमने समझ लिया कि गुंबदाकार आकृति के कारण उसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के पठार हमने पढ़ लिए। अब 5वीं प्रकार के पठार देखते हैं। तो 5वां प्रकार है ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार कौन से होते हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निक्षेपित लावा के निस्तारण से बनने वाले पठारों को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी का लावा होता है उससे जो पठार बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। जैसे भारत के दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है। तो भारत में दक्कन का पठार है ना, जो दक्षिण भारत में पठार है उसे दक्कन का पठार कहते हैं, और वो ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो हमने पठारों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम एक एक करके विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो उत्तर अमेरिका में भी जो अमेरिका है उसमें ये तीनों पठार मिलते हैं। कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और कोलोराडो का पठार। ये तीनों ही पठार कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो कोलंबिया का पठार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो कोलंबिया का पठार है यह है कहाँ पर? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा है ग्रेट बेसिन का पठार। तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदी के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ग्रेट बेसिन का पठार। तो ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में है, ग्रेट बेसिन का पठार, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और तीसरा है कोलोराडो का पठार। तो जो कोलोराडो का पठार है ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है और ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो तीनों ही पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे पहले है कोलंबिया। कोलंबिया के दक्षिण में है ग्रेट बेसिन और ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है कोलोराडो का पठार, जिसमें से कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार ये दोनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों की शुरुआत कैसे हो रही है? कोल से हो रही ना, कोलंबिया की भी कोल और कोलोराडो की भी कोल। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और कोलंबिया और कोलोराडो इन दोनों की शुरुआत भी कोल से हो रही है। तो दोनों ही पठार कहाँ पर होंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे, याद रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे है मैक्सिको। तो मैक्सिको में है चियापास का पठार और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चियापास का पठार कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ये दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, चियापास का पठार। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो आप सभी जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर आएँ, तो आप सभी मैक्सिमम नंबरों के साथ पास होना चाहते हैं, कोई भी कम नंबरों के साथ पास होना नहीं चाहता, सभी मैक्सिमम नंबरों के साथ पास होना चाहते हैं। तो चियापास के पीछे क्या है? पास। और यह है कहाँ पर? तो मैक्सिको में है। मैक्सिको को आप मैक्सिमम से रिलेट करेंगे और चियापास के पीछे है पास। तो इसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर वैसे भी आपको याद रहता है तो और अच्छा है। चियापास का पठार कहाँ पर है? मैक्सिको में है। उसके बाद है
ब्राज़ील का पठार, तो ये नाम से ही क्लियर है, कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में होगा। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार है और ये त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में है। उसके बाद है ग्रीनलैंड का पठार, तो ये भी ग्रीनलैंड में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर से उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये बर्फ़ से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। तो ये ग्रीनलैंड का पठार है और ग्रीनलैंड में ही फैला हुआ है, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद है बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार कहाँ पर है, तो ये भी दक्षिण अमेरिका के एक देश बोलीविया में स्थित है। तो यह पठार 800 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी जो औसत ऊंचाई है ये लगभग 3110 मीटर है और यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। याद रखिएगा, आपसे जब भी पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि बोलीविया का पठार कहाँ पर है, ये पूछा जाएगा कि ये किस पर्वतमाला पर फैला हुआ है। तो ये एंडीज पर्वतमाला में फैला हुआ है। याद रखिएगा, कौन सी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। उसके बाद है पेंटागोनिया का पठार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह भी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है। तो पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है और ये दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार है कहाँ पर, अर्जेंटीना में। तो पेंटागोनिया इम्पोर्टेंट है, इसे हम एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो पेंटागोनिया की शुरुआत हो रही है पेंट से और अर्जेंटीना में क्या है, अर्जेंट। तो जब भी आप घर में होते हैं तो नॉर्मली पजामा या लोअर पहन कर रखते हैं, पर जब आपको अर्जेंट में कहीं बाहर जाना पड़ता है तो तुरंत आप पैंट पहन लेते हैं बाहर जाने के लिए। तो जब भी आपको अर्जेंट में बाहर जाना होता है तो तुरंत आप पैंट पहन लेते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, एक याद करने का तरीका है कि जो पेंटागोनिया का पठार है ये अर्जेंटीना में है, क्योंकि ये पठार बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में है, तो ये अर्जेंटीना में है। तो अमेरिका महाद्वीप के बाद देखते हैं यूरोप महाद्वीप। तो सबसे पहले है मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार कहाँ पर है, स्पेन में है। यूरोप में है स्पेन, तो यहीं पर है मेसेटा का पठार, याद रखिएगा। उसके बाद है अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया का पठार तुर्की में है और अनातोलिया पठार को एशिया माइनर के रूप में भी जाना जाता है और यह तुर्की में स्थित है और यहाँ पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादक बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये अनातोलिया का पठार है ये ऊन उत्पादक वाली बकरियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये अनातोलिया का पठार है कहाँ पर, तो तुर्की में है। तो दोनों ही याद रखिएगा, मेसोटा का पठार स्पेन में है और अनातोलिया का पठार तुर्की में है। उसके बाद हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अबिसिनिया का पठार जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता ही है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें 4 देश आते हैं। तो इन 4 देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है, क्योंकि हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो एक सींग की तरह दिखाई देता है ये वाला हिस्सा। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक सींग की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है अबिसिनिया का पठार और अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं। कौन कौन से, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और जो अबिसिनिया का पठार है इन्हीं 4 देशों में फैला हुआ है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम आते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले है पोतवार का पठार जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में फैला हुआ है पोतवार का पठार। इसकी शुरुआत भी पा से हो रही है, पाकिस्तान की शुरुआत भी पा से हो रही है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पोतवार का पठार है ये पाकिस्तान में है। उसके बाद है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार भारत में है, दक्षिण भारत में दक्कन का पठार फैला हुआ है, आपको पता ही है। उसके बाद है शान का पठार। तो शान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार में है, जिसे पहले बर्मा कहते थे। तो म्यांमार में शान का पठार फैला हुआ है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है लोयस का पठार। तो लोयस का पठार कहाँ पर है, चीन में है। तो चारों याद रखिएगा, पोतवार का पठार पाकिस्तान में, दक्कन का पठार भारत में
शान का पठार म्यांमार में और लोयस का पठार चीन में है। ये चारों आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार तिब्बत में है और तिब्बत का पठार दो पर्वतों हिमालय और कुनलून से घिरा हुआ है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला तिब्बत के पठार के दक्षिण में है और जो कुनलून पर्वत श्रृंखला है ये तिब्बत पठार के उत्तर में है। तो याद रखिएगा इन दोनों पर्वतों के बीच में है तिब्बत का पठार और यह विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। पर याद रखिएगा जब भी ऑप्शन में दिया होगा पामीर का पठार तो आपको पामीर का पठार टिक करना है। आपसे जब भी पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, अगर ऑप्शन में तिब्बत का पठार दिया होगा तो तिब्बत का पठार सही है। अगर तिब्बत का पठार नहीं दिया हो और पामीर का पठार दिया हो तो पामीर का पठार ही सही होगा। याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पर तिब्बत का पठार ही ऑप्शन में दिया होता है तो वो सही होगा। अगर पामीर का पठार दिया है तो पामीर का पठार सही होगा। तो जो पामीर का पठार है कई किताबों में लिखा हुआ है कि तिब्बत में ही है, पर नहीं। देखिए अगर आप मैप में देखेंगे तो जो पामीर का पठार है ये तिब्बत के पठार का ही विस्तृत रूप है, पर ये तिब्बत में नहीं है। ये चीन, अफगानिस्तान और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो अधिकांश भाग है वो तजाकिस्तान में है। कहाँ पर? तजाकिस्तान में इसका अधिकांश भाग है। और ये जो इसके किनारे हैं वो अफगानिस्तान में, चीन में और किर्गिस्तान से लगते हैं, पर जो इसका मुख्य भाग है वो तजाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पामीर का पठार कहाँ पर है। हरदम आपसे यही पूछा जाता है कि विश्व की छत किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि ये है कहाँ पर, आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेडागास्कर का पठार। तो मेडागास्कर का पठार आसान है, तो मेडागास्कर में ही है मेडागास्कर का पठार। तो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है वो पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मलागासी का पठार कहा जाता है। तो अगर आपसे मेडागास्कर का पठार पूछा जाए तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि वो मेडागास्कर में होगा, पर अगर आपसे मलागासी का पठार पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जो मलागासी का पठार है इसी को मेडागास्कर का पठार कहा जाता है और ये मेडागास्कर में है। उसके बाद लास्ट में बचा किम्बरले का पठार। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, पर याद रखिएगा एक किम्बरले की खदान भी है जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो कि हीरों के लिए प्रसिद्ध है। पर जो किम्बरले का पठार है ये साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये जरूर याद रखिएगा कि किम्बरले का जो पठार है ये ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले की जो खदान है जो कि हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है वो साउथ अफ्रीका में है, पर जो पठार है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो याद रखेगा 33% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो पठार चारों तरफ से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो चारों तरफ से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो कहलाते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पर्वत के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है। तो जो पर्वत के पद पर स्थित होते हैं उन्हें गिरिपद या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो मेसेटा का पठार कहाँ पर है? स्पेन में है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। पर अगर यहाँ पर पामीर का पठार दिया होता तो पामीर का पठार सही होता, पर ऑप्शन में तिब्बत का पठार दिया है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो पोटवार पठार कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि लोयस पठार कहाँ पर है। तो लोयस पठार है चीन में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो विश्व की छत किसे कहा जाता है मैंने आपको बताया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेंटागोनिया पठार
निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया पठार मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पठार दिए हुए हैं और सूची 2 में देश दिए हुए हैं, तो आपको इसको मिलान करना है कि कौन सा पठार किस देश में है। तो अनातोलिया का पठार है, दूसरा है कोलंबिया का पठार, तीसरा है मेसेटा का पठार और चौथा है चियापास का पठार। तो इन चारों को आपको बताना है। तो जो अनातोलिया का पठार है ये तो तुर्की में है, और कोलंबिया मैंने आपको रिलेट कराया था अमेरिका में है, मेसेटा का स्पेन में है और चियापास का मैक्सिको में है। तो ये आमने सामने ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ए का होगा 1, बी का होगा 2, सी का होगा 3 और डी का होगा 4। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि कोलोराडो का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो कोलोराडो का पठार कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में